हेलो स्टूडेंट। आज अपन इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड ईयर इकोनॉमिक्स के सेकंड पेपर के बारे में। सेकंड पेपर का जैसा कि सभी जानते हैं कि इसका नाम है इंडियन इकोनॉमी। इसका टॉपिक लेंगे और ये टॉपिक होगा बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताएं या आधारभूत लक्षणों के बारे में अपन बात करेंगे। इसके बारे में अपन बात करें उससे पहले मैं खुद का इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ महेंद्र लोमरोड, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खिंसर नागौर। और अब चलते हैं, अपन बात करते हैं। और सबसे पहले अपन बात करते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था का मतलब है कि किसी देश में जो मानव से संबंधित जो क्रियाएं की जाती है, उनके जो संबंध में अध्ययन किया जा रहा है, उसको अपन कहते हैं अर्थव्यवस्था। अगर इसको परिभाषित करें तो अपन कहेंगे, जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात किसी देश के अपन आर्थिक क्रियाओं के बारे में उसकी बात करेंगे तो इसका मतलब है उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में अपन बात कर रहे हैं। आर्थिक क्रियाएं किसी देश के आर्थिक एजेंटों, व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। जैसा कि सभी जानते हैं कि आर्थिक क्रियाएं अपन उपभोग करने के लिए करते हैं या उत्पादन करने के लिए करते हैं या उसका वितरण, कि लोगों में किस प्रकार वितरित होते हैं, उसके बारे में अपन जो इन चीज़ों को अगर ध्यान में रख के किसी देश के संदर्भ में अपन अध्ययन करते हैं, तो इसका मतलब है कि उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कह अपन उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंतर्गत और अपन देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। वैसे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को अलग-अलग आधार पर अलग-अलग भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि अपन जानते हैं कि उत्पादन के साधनों के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर अपन देखे जाएँ तो एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है, निजी स्वामित्व होता है। और दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होकर पूरे समाज या पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे अपन बात करें तो उदाहरण देखने मिलते हैं अपने को यूरोप के देश, अमेरिका, जापान, ये सब हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के इनमें ज़्यादातर लक्षण देखने को मिलते हैं। आज के समय पूर्णतः कोई भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूर्णतः कोई भी समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो चीन और रूस का आता है। आज ये भी अर्थव्यवस्थाएँ पूर्णतः समाजवादी अर्थव्यवस्थाएँ नहीं रही है। और तीसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी क्षेत्र का भी संसाधन होते हैं और सरकार के भी संसाधन होते हैं। जैसे अपन देख सकते हैं सरकारी भूमि भी देखने को मिलती है अपने को, और अपने निजी क्षेत्र व्यक्तियों की भी भूमि होती है। तो निजी व्यक्तियों का भी संसाधनों पर अधिकार होता है, कुछ संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है। अर्थात जो जहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों पाए जाते हैं, उसे अपन मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन जब अपन यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था का अपन मूलभूत विशेषताएँ पढ़ेंगे, तो उसके लिए उससे पहले अपन बात करेंगे, और यहाँ पे जो वर्गीकरण की बात की है, वो अपन ने की है विकास के आधार पर। और विकास के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को 3 भागों में बाँटा जा सकता है। विकास के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था को अपन कह सकते हैं विकसित अर्थव्यवस्था, किसी अर्थव्यवस्था को अपन कह सकते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था, और किसी अर्थव्यवस्था को अपन कह सकते हैं अल्पविकसित अर्थव्यवस्था। अब अपन देखेंगे अभी बाद में कि कौन सी विकसित, विकासशील और अल्पविकसित अर्थव्यवस्था होती है। जैसा कि अपन उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि यूरोपीय देश, अमेरिका, जापान, इन सब को अपन देखा जाए तो ये देश हैं, वो एक विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। और क्यों विकसित अर्थव्यवस्था के कहते हैं, वो अभी विकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण देखेंगे तो पता चलेगा। विकासशील अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े जो ब्रिक्स कंट्रीज मानी जाती है, जैसे अपन बात करें भारत, चीन, रूस, और ब्रिक्स का मतलब है
इसका मतलब है दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, ये सब जो देश है विकासशील देश है। इन देशों को विकासशील अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं, इनकी अर्थव्यवस्थाओं को या इन देशों को विकसित क्यों नहीं कहते हैं, उनका भी अभी अपन कारण देखेंगे। और तीसरा अपन देखेंगे अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएँ। अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएँ अधिकतर अपन देखे जाए तो ये देखने को मिलती है अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों में। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपों में अपने को देखने को मिलती है। अब अपन देखेंगे कि इन किन देशों को विकसित अर्थव्यवस्था अपन कहेंगे, किन देशों को अपन विकासशील अर्थव्यवस्था कहेंगे, किन को अपन अल्पविकसित अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो पहले अपन देखते हैं कि एक विकसित अर्थव्यवस्था कहलाने के लिए उसकी क्या विशेषताएँ होना आवश्यक है उस देश के बारे में। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं विकसित अर्थव्यवस्थाएँ। विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब एक ये भी होता है कि उनका विकास पूर्ण हो चुका, उसने अपनी क्षमता का पूर्ण इस्तेमाल करके अपना विकास कर लिया। अब उनके और विकास नहीं हो सकता है, केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि ही हो सकती है। जैसे कि अपन बात करते हैं, उसकी सबसे पहला लक्षण यही है कि उसकी राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का उच्च स्तर। जैसे अपन बात करें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इन सब देशों की बात करें या और भी कोई यूरोपीय देश देखोगे आप, तो वहाँ पे स्वीडन, लक्ज़मबर्ग, इन सब देशों को देखोगे तो इनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है। या अपन अब इन देखें अमेरिका की राष्ट्रीय आय बहुत ज़्यादा है। तो अपन देखें कि इन देशों की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों बहुत, जैसे बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की भी राष्ट्रीय आय बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत ही निम्न है। इस भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अपन अलग से अध्ययन करेंगे ही। दूसरा विकसित अर्थव्यवस्था होगी तो उसका लक्षण होगा उच्च जीवन स्तर, अर्थात वहाँ जीवन प्रत्याशा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे 80 के पास उनकी एक जीवन प्रत्याशा लगभग मिलेगी। साक्षरता दर वहाँ पे बहुत अच्छी होती है। तो अपन बात करेंगे उच्च जीवन स्तर होना चाहिए, यानी एचडीआई में जिनका उच्च स्थान है, वो विकसित अर्थव्यवस्था के ही उदाहरण हैं। तीसरी बात करेंगे अपन वहाँ पे गरीबी व बेरोजगारी का निम्न स्तर, क्योंकि वो अपना पूर्ण विकास कर चुके हैं, इसलिए वहाँ पे गरीबी नेक के बराबर पाई जाती है और बेरोजगारी भी पाई जाती है, वो बहुत ही कम पाई जाती है और वो भी ज़्यादातर संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है और अल्प अवधि के लिए ही पाई जाती है। और जो इसका फीचर्स है अपन देखें, वो है कृषि क्षेत्र के योगदान में कमी तथा सेवा क्षेत्र का अधिक। जैसे कि अमेरिका की या जापान की इन या यूरोपीय देशों की आप राष्ट्रीय आय की संरचना देखेंगे, तो कृषि क्षेत्र का योगदान है वो केवल 5 से 10% के बीच में है। लगभग क्या तो 5 और 6% के आसपास है। और जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान है वो 60 से 70% के आसपास है। अर्थात विकसित अर्थव्यवस्था है, उनका कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीय योगदान कम और सेवा क्षेत्र में अधिक होगा। फिफ्थ है उन्नत तकनीक, जैसे कि तकनीक में मामले में अपन देख रहे हैं कि जापान, अमेरिका, यूरोपीय देश बहुत ही उच्च स्तर पर हैं। छठा अपन देखें पूंजी निर्माण की उच्च दर, क्योंकि उनके पास पूंजी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए प्रत्येक कार्य में पूंजी बहुत बड़ी मात्रा में लगाई जाती है। और सातवां अपन देखें विकसित आधारभूत ढांचा, अर्थात अपन देखते हैं कि सभी जो आधारभूत ढांचा जैसे मैंने बताए थे वहाँ पे सड़क, रेलवे, पानी, बिजली, तो वहाँ पे कभी ऐसा नहीं होगा विकसित देश होगा तो लाइट जा रही है, आ रही है या रोडें टूटी हुई है, ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि उनका जो आधारभूत ढांचा है वो पूर्णतः विकसित हो चुका है। अगर ये लक्षण किसी भी अर्थव्यवस्था में अपने को देखने को मिले, तो उस अर्थव्यवस्था को अपन विकसित अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे कि पहला है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय का उच्च स्तर, दूसरा उच्च जीवन स्तर, तीसरा गरीबी बेरोजगारी का निम्न स्तर होना चाहिए, चौथा कृषि क्षेत्र में का योगदान कम और सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक होना चाहिए, तकनीकी बहुत उन्नत होनी चाहिए, पूंजी निर्माण की भी ऊंची दर होनी चाहिए और विकसित आधारभूत ढांचा होना चाहिए। इसके आधार पर अपन किसी देश को कहते हैं कि वो विकसित अर्थव्यवस्था है या नहीं। दूसरी अपन अब बात करेंगे अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, अर्थात किस देश को अपन कहेंगे कि वो अल्पविकसित देश है। उसके आधार पर अपन देखें तो सबसे पहला उसका लक्षण ये होगा
और सबसे पहले किसी भी अर्थव्यवस्था को विकसित, विकासशील या अल्पविकसित कहने का है, वो है राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ देखेंगे जो अल्पविकसित होगा उसका राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर होगा। दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि उसका जीवन स्तर है वहाँ पे बहुत ही निम्न होगा, यानी जीवन प्रत्याशा भी बहुत कम होगी, साक्षरता भी बहुत कम होगी। तो उन देशों को अपन कहेंगे कि वहाँ पे एसडीआई में निम्न स्थान रखने वाले देश अल्पविकसित देश कहलाते हैं। वहाँ पे गरीबी भी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पे कुपोषण कुपोषण बहुत ज़्यादा मिलेंगे। बेरोजगारी, जहाँ पे गरीबी होती है वहाँ बेरोजगारी तो होनी है, तो वहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत बड़ी मात्रा में होगी और ज़्यादातर जो बेरोजगारी होगी वो छुपी बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और फोर्थ अपन बात करें तो वहाँ पे कृषि पर अत्यधिक निर्भरता होगी, यानी कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जनसंख्या लगी हुई है, अधिकतर जनसंख्या, क्योंकि दूसरे क्षेत्रों का विकास नहीं हो रखा होगा तो इसलिए वो कृषि क्षेत्र में ही लगे रहेंगे। और पांचवा देखेंगे कि औद्योगिक पिछड़ापन, क्योंकि कृषि पर अत्यधिक निर्भरता इसीलिए है कि वहाँ उद्योगों का विकास नहीं हुआ है। छठा अपन देखेंगे वो तकनीकी रूप से पिछड़ेपन है, तकनीकी औद्योगिक विकास हो ही नहीं है तो तकनीकी रूप से उनका पिछड़ापन होना ही है, क्योंकि उनके पास प्रति व्यक्ति आय निम्न है तो बचतें बहुत कम है। बचतें कम होने के कारण वो अपना ज़्यादातर जो आविष्कार के बारे में या खोज के बारे में, रिसर्च के बारे में अपने ज़्यादा रुपए खर्च नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनमें तकनीकी पिछड़ापन पाया जाता है। फिर देखेंगे अपन श्रम की निम्न उत्पादकता, क्योंकि यहाँ पूंजी की कमी है, ज़्यादातर कार्य श्रम के माध्यम से किए जाते हैं तो मशीनों की कमी का श्रम की उत्पादकता वो भी बहुत कम होती है। और दूसरी बात है जो श्रम है वो कुशल भी नहीं है, इसके कारण भी श्रम की उत्पादकता वो निम्न है। आठवां अपन देखेंगे आधारभूत ढांचे का पिछड़ापन, यानी वहाँ पे आधारभूत ढांचे का भी विकास नहीं हुआ है। आधारभूत ढांचे में जैसे मैंने कहा कि रेल, सड़क, यातायात संसाधन हो गए, बिजली हो गई, पानी हो गया, ये सभी संचार की सुविधा हो गई। ये सभी से देखा जाए तो अपन विकसित देशों में देखेंगे कि इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा है और अपन देखेंगे पिछड़े क्षेत्र में भारत में भी देख लो कि इंटरनेट की स्पीड बहुत कम है, रोडें भी बहुत जगह टूटी हुई मिलेगी। तो अपन देखे जाए तो अपन उन देशों को अल्पविकसित देश होंगे उनमें आधारभूत ढांचे का पिछड़ापन आपको मिलेगा। अगला जो देखें जैसे पूंजी निर्माण की निम्न दर, क्योंकि पूंजी उनके पास है नहीं तो इसलिए वो पूंजी कम लगाते हैं तो उसके कारण भी पूंजी निर्माण की निम्न दर देखने को मिलती है। शहरीकरण का अभाव, अधिकतर जनसंख्या गांवों में बसती है तो शहरीकरण बहुत कम है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज्यादा है, जब गरीबी ज्यादा होती है, शिक्षा कम होती है और चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम, मृत्यु दर ज्यादा होगी तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर भी देखने को अपने को मिलेगी। ये जो अभी अपन ऊपर विशेषताएं देखी थी वो सारी की सारी विशेषताएं थी वो एक अविकसित अर्थव्यवस्था की थी। अगर ये किसी अर्थव्यवस्था में विशेषताएं पाई जाती है तो इसका मतलब है वो अविकसित देश है। अपन ने देख लिया कि विकसित देश कौन सा है, अल्पविकसित देश कौन सा है। इनके बीच वाले जो देश हैं वो कहलाते हैं विकासशील देश, यानी जो अविकसित से विकसित देशों की ओर अग्रसर हो रहे हो उनको अपन कहते हैं विकासशील देश। विकासशील देशों को अपन उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं भी कह सकते हैं। अपन परिभाषित करें इसको तो वे अर्थव्यवस्थाएं जो अविकसित से विकसित की तरफ अग्रसर हो वे अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे अपन बात करेंगे आगे भारत और चीन अपन उदाहरण रूप देख सकते हैं, रूस देख सकते हैं, ब्राजील देख सकते हैं, अपन दक्षिण अफ्रीका को देख सकते हैं, यानी ब्रिक्स देख सकते हैं कि वो अपने विकास से मतलब अविकसित से विकासशील देशों की ओर अग्रसर हो रही है। इसकी मुख्य विशेषताएं अपन देखा जाए तो अविकसित से विकासशील देश हो रही तो कैसे अपन कह सकते हैं कि वो विकासशील देश है। उसका एक है कि राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि, यानी उन देशों की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही हो। दूसरा उसमें आधारभूत संरचना का विकास हो रहा हो। तीसरा उसका वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, वित्तीय संस्थाओं का मतलब है बैंकों और इत्यादि जो साख सुविधाएं उपलब्ध करा सके उनकी स्थापना भी हो रही हो। चौथा अपन देखेंगे कृषि क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र का बढ़ता योगदान, मतलब विकासशील देश होगा तो उसका कृषि क्षेत्र का योगदान है राष्ट्रीय आय में घटता जाएगा और सेवा क्षेत्र का योगदान है वो बढ़ता जाएगा। इस और पांच अपन देखेंगे जीवन स्तर में सुधार, यानी जीवन स्तर में अब उनकी साक्षरता दर भी बढ़ रही है, जीवन प्रत्याशा भी बढ़ रही है, उनकी चिकित्सा सुविधाएं भी बढ़ रही है, एसडीआई में भी सूचकांक में भी उनकी
जो सुधार आ रहा है, तो उसको अपन कहेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था। अर्थात अपन इन दोनों के आधार अपन ये देख लिया कि विकासशील कौन-सी है, अविकसित कौन-सी है। अब अपन देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण और फिर देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था है, विकासशील है या विकसित अर्थव्यवस्था है। तो अपन देखते हैं अब अपन देखते हैं मूल पॉइंट पर आते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता वो है ये है कि कम प्रति व्यक्ति आय। अर्थात अपन देखें कि भारत आज राष्ट्रीय आय की दृष्टि से विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, परंतु फिर भी देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय में बहुत ही नीचे स्थान है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या। आज लगभग भारत की जनसंख्या है वो 130 से 135 करोड़ हो गई है। तो उतनी बड़ी जनसंख्या, बड़ी राष्ट्रीय आय होने पर भी वो प्रति व्यक्ति आय वो बहुत ही कम हो जाती है। जैसे कि अपन विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार देखें तो भारत की प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल $2338 थी और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत का विश्व में 139वां स्थान था। अर्थात जहाँ अपन राष्ट्रीय आय में विश्व में तीसरे स्थान पर हैं, वहाँ पे अपन प्रति व्यक्ति आय में विश्व में 139वें स्थान है। इसका मतलब है राष्ट्रीय आय की दृष्टि से अपन बहुत ही प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से अपन बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो पहली विशेषता है कम प्रति व्यक्ति आय, दूसरी विशेषता है कृषि तथा प्राथमिक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता। जैसा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो अधिकतर जनसंख्या वो कृषि क्षेत्र में लगी हुई है और उनका राष्ट्रीय आय में योगदान है वो 14.2% है। इसका मतलब है कि अभी भी अपन एक तरीके से अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की ही एक विशेषता है, भारतीय अर्थव्यवस्था पे भी लागू होती है कि ये इसका अधिकतर भाग है वो कृषि या प्राथमिक क्षेत्र पर ही आज भी निर्भर है। यानी 50% से ज़्यादा जनसंख्या आज भी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। तीसरी अपन विशेषता देखें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में तो वो है जनाधिक्य की स्थिति। आज अपन ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि अपनी जनसंख्या अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा हो गई है। आज अपन इसके कारण जो प्रति व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धता है वो भी कम होने लगी है। जैसे कि अपन देखें कि 1991 में 2001 की अवधि में जनसंख्या 10 की वृद्धि दर थी वो 21.5 और 2001 से 2011 में जो 10 की वर्धित रही वो 17.5। इसका मतलब है कि हम प्रति वर्ष लगभग 1.8 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि हो रही है। 1.8 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि होना जनसंख्या मतलब है कि हर साल अपन एक ऑस्ट्रेलिया अपनी जनसंख्या में जोड़ रहे हैं। और अपन सभी जानते हैं कि जैसे भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है और पहला स्थान चीन का है और अपन कुछ ही समय में चीन को पीछे छोड़ देंगे। दूसरी बात है चीन के पास विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है जबकि भारत के पास जो विश्व का जो क्षेत्र है वो सिर्फ 2.4% ही है। अर्थात विश्व का बहुत ही कम क्षेत्र है जबकि अपन विश्व की 17.5% आबादी अपने देश में रहती है। इसका मतलब है अपने पास संसाधन कम हो रहे हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसका जनसंख्या बढ़ने का दबाव है वो सभी क्षेत्रों पर अपन देख सकते हैं, चाहे चिकित्सा हो, चाहे अपन सुविधाएं आम जन तक जो पहुंचाने की हो, उन पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। अगला अपन देखें चौथा तो वो है धन तथा आय के वितरण में भारी असमानता। भारत में अपन देखेंगे कि कोई व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब है। ये अपने को देखने को मिलती है। जैसे कि भारत में धन तथा आय के वितरण में भारी असमानता पाई जाती है और आय गिनी गुणांक सूचकांक है वो जो 2005-13 की अवधि पर है, उसमें 33.6 रहा है। 33.6 का मतलब है कि बहुत बड़ा। इसका अगर मतलब आय गिनी गुणा अगर शून्य हो तो वहाँ असमानता बिल्कुल नहीं होती और अगर 100 हो तो बिल्कुल पूर्णतः आय असमानता पाई जाती है। और भारत में 33.6% होना एक बहुत बड़ा गिनी गुणांक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आय असमानताएं बहुत ज्यादा पाई जाती है। एक एजेंसी के थ्रू जो आया था, डेटा आया था सामने निकल के, उस एजेंसी में बताया गया था क्योंकि भारत की जो 10% जनसंख्या है टॉप की, उनके पास भारत की जो संपत्ति है उसका 75% भाग है।
जबकि भारत की जो 90% जनसंख्या है उसके पास भारत की संपत्ति का केवल 25% भाग है, अर्थात 1/4 भाग है। इसका मतलब है धन या संपत्ति का वितरण है बहुत ही असमान है। अगली जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है वो है अत्यधिक गरीबी। अगर देखा जाए तो भारत में जो गरीबी है वो 2011-12 में निर्धनता का अनुपात तेंदुलकर समिति के अनुसार 21.9% आया, जबकि ये 4-5 में 37.2% रहा था। इसका मतलब 21.9 ही माने अगर 22% के पास, तो भी आज 25 करोड़ जनसंख्या है वो गरीबी के नीचे जीवन यापन कर रही है। इसका मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या वो आज भी अपना मिनिमम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही है, अपनी दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पा रही है। अगली विशेषताएं अपन देखें तो पूंजी का अभाव, यानी राष्ट्रीय आय भारत की कम है, तो कम होने के कारण कि राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग है वो उपभोग में खर्च हो जाता है। इसके कारण बचतें कम होती है, बचतें कम होने के कारण अपन निवेश कम कर पाएंगे, निवेश कम करने के कारण पूंजी निर्माण भी कम होता है। इसके अगर देखा जाए तो भारत में जो सकल घरेलू बचत प्रचलित बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद का जो 23.4% थी 2001 में, वो बढ़ के 2007-8 में पहुंच गई थी 34 पॉइंट कुछ के, और वो जो 18-19 में वापस कम होके पहुंच गई है 29.4 के प्रतिशत के आसपास। तो ये अब देखा जाए तो अभी भारत सिर्फ 30% बचते हैं, जबकि पूंजी अपने को पूंजी की इससे ज्यादा आवश्यकता है और इसके कारण अपने विदेशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता, विदेशी पूंजी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अगली अगर इसकी भारतीय अर्थव्यवस्था विशेषताएं देखी जाए तो वो है औद्योगिकरण का अभाव। देश में अभी भी औद्योगिक ढंग से बड़े पैमाने के उद्योगों का अभाव पाया जाता है। अभी भी इतने बड़े पैमाने के उद्योग नहीं हुए जो विश्व की अर्थव्यवस्था का अपन और सारे अपन बड़े उद्योगों का मुकाबला कर पाए। हाँ, कुछ उद्योगों विश्व में अपने पेट हुई है अपने विशेषताएं, लेकिन अभी भी बहुत सारे उद्योगों की कमी महसूस हो रही है। और इसके अपन इस रूप में भी देख सकते हैं कि औद्योगिकरण का अभाव होने के कारण ही जीडीपी में जो द्वितीय क्षेत्र का योगदान है वो सिर्फ 29.4% है। और इतना कम, जबकि सबसे ज्यादा ये औद्योगिकरण होने का विकास होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कृषि पर जो जनसंख्या का दबाव है तभी हटाया जा सकता है जब औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो। अगला अपन देखेंगे प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर। खराब प्रौद्योगिकी और कम कौशल के अनुप्रयोग के कारण हमारे देश में कृषि और औद्योगिक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में उत्पादकता बहुत ही कम है, क्योंकि अपन देखते हैं कि अपने पूंजी निर्माण बहुत कम है, बचत कम है, तो अपन है आविष्कार तथा रिसर्च में बहुत ही कम रुपए खर्च कर पाते हैं। और नई अपन रिसर्च नई तकनीक अपन जब तक दूसरे देशों पर तकनीकी रूप से निर्भर रहेंगे तब तक अपना औद्योगिक और कृषि उत्पादकता भी दोनों कम रहेगी। तो विकास में ये प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर भी अपने के लिए पिछड़ेपन का कारण है और प्रौद्योगिकी अपन जैसे अभी भी जुगाड़ सिस्टम पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगला अपन देखें 9वां पॉइंट, तो वो है औद्योगिक भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता का बुनियादी ढांचे की कमी। अपन कह सकते हैं आधारभूत ढांचे की अभी भी बहुत ज्यादा कमी है। इन ढांचागत सुविधाओं अपन जैसे बात की है परिवहन, संचार सुविधाएं, बिजली उत्पादन वितरण, बैंकिंग और ऋण सुविधाएं, आर्थिक संगठन, स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थान आदि शामिल आते हैं। यानी जो भी किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए मूलभूत ये चीजें होना जरूरी है, तभी वहाँ उस क्षेत्र का विकास हो सकता है। तो इनमें अभी भी बहुत ज्यादा पिछड़ापन है। अपन आज भी अपन देखें तो परिवहन सुविधा में अपन देखें तो आज भी देखेंगे कि उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। संचार सुविधाएं आज भी गाँव के काफ़ी जगह उपलब्ध नहीं है, और है भी तो इंटरनेट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है। बिजली उत्पादन की बात करें, आज भी अपने देश में 24 घंटे की लाइट की उपलब्धता नहीं है, और वितरण है वो भी सब जगह अभी तक पहुंच रहा है लेकिन पूर्णतः वो भी नहीं पहुंचा हर घर में। और बैंकिंग और ऋण सुविधा में बात करें कि बैंकों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्यधिक दबाव है। जब भी अपन जाते हैं बैंक के अंदर लाइन लगी हुई मिलती है, ऋण आसानी से मिलते नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं अपन देखें कि प्रति व्यक्ति डॉक्टरों की उपलब्धता बहुत ही कम है। शिक्षण संस्थान भी अपन देखें आज भी 73% जनसंख्या शिक्षित और 27% जनसंख्या वो अशिक्षित है। इस प्रकार देखें कि भारत में बुनियादी ढांचे की अभी भी और विकास करने की आवश्यकता है, और इसके
कम विकास होने के कारण भी अपन सभी क्षेत्रों की इस विकास की क्षमता का पूर्ण उपयोग कर नहीं पाए हैं। अगला देखें अपन भारतीय अर्थव्यवस्था विशेषताएं तो मानवीय पूंजी का निम्न स्तर। अपन देखें शिक्षा और स्वास्थ्य दृष्टि से देश की स्थिति पिछड़ी हुई। शिक्षा में जैसे मैंने अभी बताई है कि आज भी अपन शिक्षा में 73% जनसंख्या का मतलब है कि 27% जनसंख्या अशिक्षित है। और स्वास्थ्य एक दृष्टि से अपन देखेंगे प्रति व्यक्ति पे अस्पतालों की सुविधा देख लो या डॉक्टरों की उपलब्धता देख लो, आज भी बहुत ही कम है। अगली देखें अपन 11 तो बाजार की अपूर्णताएं और उत्पादन के साधनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अच्छी गतिशीलता नहीं होती, जो संसाधनों के इष्टतम उपयोग में बाधा उत्पन्न करती है। ये बाजार की खामियां हर साल वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव पैदा करती है। देखते हैं अपन कि बाहर कौन जाएगा, बाहर से 2000 रुपये कम मिलते हैं तो यहीं पे काम कर लेता हूँ। तो इसके कारण क्या होती है कि संसाधनों की गतिशीलता अपने को कम देखने को मिलती है कि अपन सोचते हैं कि गांव के शहर में बजाय यहीं पे गांव में काम कर लेता हूँ, या राजस्थान के बजाय गुजरात जाने के बजाय मध्य प्रदेश जाने के बजाय राजस्थान में काम कर लेता हूँ, चाहे कम मुझे रुपए मिले, चाहे वहाँ पे मुझे सुविधाएं कम मिले। तो फिर भी अपन तो इसके इस प्रकार अपने को जो गतिशीलताएं हैं वो कम देखने को मिलती है। अच्छी गतिशीलता नहीं होने के कारण ही अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। और अपन इसका अगर मान लो ये अंतिम विशेषता के रूप में देखें, वो है पारंपरिक समाज। आज भी अपन भारतीय समाज में जातिवाद देख लो, सांप्रदायिकता देख लो, पुरुष प्रधान समाज देख लो, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है, और उद्यमशीलता की कमी है, यानी हर कोई है ना दूसरे के अंडर कार्य करना चाहता है, खतरा लेने की उसमें क्षमता कम है, यानी साहस कम की कमी है। तो इसके कारण क्या हुआ कि इन सब कारणों से देश है वह अभी भी पिछड़ा हुआ है। अब ये जो अपनी विशेषताएं देखी वो इस इन विशेषताओं को देख के लग रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि अपन देखा औद्योगिक पिछड़ापन, जनसंख्या अधिक जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि दर भी बहुत ज्यादा है, कृषि पर बहुत निर्भरता भी बहुत ज्यादा है, आधारभूत संरचना भी पिछड़ापन है, तकनीकी पिछड़ापन भी है, पूंजी निर्माण निम्न स्तर है, पारंपरिक समाज है, बाजार की अपूर्णता है, मानव पूंजी का भी निम्न स्तर है। तो इन सब से अपन देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था लगता है कि अभी भी अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है, परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था फिर भी अल्पविकसित अर्थव्यवस्था नहीं है। इसके निम्न कारण है, अभी अपन देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर भी विकासशील देश क्यों कहा जाता है। इसका कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील कहने का वो एक सबसे पहला कारण है राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि। आज अपन 1950-51 से देखें और आज की तुलना करें तो अपनी राष्ट्रीय आय में और प्रति व्यक्ति आय में बहुत अधिक सुधार हुआ है। आज हम 1950 में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं थे राष्ट्रीय आय की दृष्टि से, लेकिन आज विश्व की अपन तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसी प्रकार हम प्रति व्यक्ति आय देखें तो उस समय अपनी बहुत बुरी स्थिति थी। आज भी अपनी प्रति व्यक्ति आय अधिक नहीं है, परंतु अपनी प्रति व्यक्ति आय में निरंतर सुधार हुआ, वृद्धि हुई है। और दूसरा अपन देखें कि आधारभूत संरचना का विकास, जैसा कि अपन 1950-51 में बात करेंगे तो वहाँ पे उस समय अस्पताल के बारे में बात करेंगे, उस समय बिजली के बारे में बात करेंगे, तो अपन देखेंगे कि उस समय तो बिजली कोई से गाँव में देखने को मिलती, क्या शहर में देखने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात थी। रोडों के काम ही नहीं था, रेलवे लाइनें कुछ बिछाई हुई थी तो वो सिर्फ अंग्रेजों ने अपनी सुविधा अनुसार बिछाई हुई थी। तो अपन देखेंगे यातायात संसाधन हो चाहे बैंक हो तो बैंक तो मिलते ही नहीं थे। तो ऐसी बात आज देखें तो आज हर गांव में लगभग बैंक की उपलब्धता होने लगी है, हर गांव रोड से जुड़ गया है, हर गांव में बिजली पहुंच गई है, तो हर गांव में संचार के संसाधन पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार देखेंगे आधारभूत संरचना का विकास हुआ है। हाँ, उतना नहीं हुआ है जितना विकसित देशों का है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है और अभी इसमें सुधार और करने की आवश्यकता है। तीसरी बात करते हैं अपनी वित्तीय संस्थाओं की स्थापना। जैसे अपन बात करें आज तो वित्तीय संस्थानों की स्थापना जैसे अपन ये बैंकों की ऋण से उपलब्ध कराने वाली आजकल बहुत सारी संस्थाएं, चाहे आप सरकारी की हो, सरकारी बैंकें हों, निजी क्षेत्र की बैंकें हों, या ये आजकल नए जो अपन बात करें जीवन बीमा की, ये भी सुविधाएं आजकल अब बहुत ज़्यादा गाँवों में उपलब्ध होने लगी है।
तो अपन देखें कि वित्तीय संस्थान प्राइवेट वाले सेक्टर वाले सिर्फ लोन तो ये भी अपने को उपलब्ध हो रहे हैं। तो इसका मतलब है वित्तीय संस्थानों की स्थापना भी बढ़ी है। और अगला अपन देखें तो कृषि क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र का बढ़ता योगदान। आज भारतीय अर्थव्यवस्था में देखा जाए 1950-51 लगभग 60-70% जो राष्ट्रीय आय का भाग है वो कृषि क्षेत्र था, वो अब गिर के 14-15% पे आ गया है। जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान जो जो 15-20% था, वो बढ़ गया अभी 55 से 60% के पास पहुँच गया है। इसका मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है। फिर अपन देखेंगे कृषि का आधुनिकीकरण भी हुआ है कि वह जो पारंपरिक कृषि थी उसके स्थान पर आज वाणिज्यिक या व्यापारिक कृषि का शुरू हो गई है। आज अधिकतर लोग व्यापारिक कृषि करने लगे हैं। तो ये भी एक देखा जाए तो विकासशील अर्थव्यवस्था के जीवनी स्तर में भी सुधार हुआ है। जैसे 1950 से 51 में अपने जो मृत्यु दर थी, आज मृत्यु दर में बहुत अधिक है। जो साक्षरता दर थी, उसमें बहुत ज़्यादा रात-दिन का फ़र्क आ गया। आज महिला साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई है, चिकित्सा सुविधाएँ भी बढ़ी है। तो इन सब दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था को अविकसित अर्थव्यवस्था नहीं कह के विकासशील अर्थव्यवस्था या उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे।